गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसा कि यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें पोइट्री अलग से एक सेक्शन दिया गया है कि पोइट्री, अब पोइट्री में अमेरिकन लिटरेचर की पोइट्री, ब्रिटिश लिटरेचर की और जितने भी लिटरेचर हैं, कैनेडियन लिटरेचर की, इंडो आंग्लियन, तो जितने भी लिटरेचर हैं उनकी पोइट्री, उन्होंने सिर्फ पोइट्री लिखा है, तो कोई भी आ सकती है। तो हम वन बाय वन सभी की क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम जो मेजर पार्ट है ब्रिटिश पोइट्री, ओके, बहुत ही बड़ा सेक्शन है ब्रिटिश पोइट्री का, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड, पोइट्री ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। देखो, एंग्लो सैक्सन पीरियड जो जाना जाता है वो 450 टू 1066 एडी तक जाना जाता है, और कुछ जगह पर 410 भी लिखा हुआ है, ये भी सही है। तो कुछ बुक्स में 450 लिखा हुआ है, ये भी सही है। तो अब सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें। देखो, यहाँ के एक नेटिव ग्रुप था। द नेटिव ग्रुप ऑफ ब्रिटेन वॉज कैल्टिक ब्रिटॉन्स। यहाँ का जो नेटिव ग्रुप था वो कैल्टिक ब्रिटॉन था। 3 जर्मेनिक ट्राइब इन्वेड्स ब्रिटेन। तो 3 जर्मन की ट्राइब थी, जर्मेनिक ट्राइब थी, एंगल, सैक्सन एंड ज्यूट्स। ये पैगन लोग थे। पैगन एथीस्ट होते हैं, ओके, नास्तिक लोग हैं, ये भगवान में विश्वास नहीं करते। तो इन्होंने यहाँ इन्वेड किया और सेटल हो गए ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 5th सेंचुरी। और ये लोग थे क्रिश्चियन पीपल, ये लोग क्रिश्चियन पीपल थे। और सेंट ऑगस्टाइन ने कैंट में क्या किया था, क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया था। तो क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करने वाले जो जाने जाते हैं सेंट ऑगस्टाइन जाने जाते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन पोइट्री की। एंग्लो सैक्सन पोइट्री वॉज ब्रॉट टू ग्रेट ब्रिटेन बाय एंग्लो सैक्सन सेटलर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एंग्लो सैक्सन पोइट्री was brought to Great Britain by Anglo-Saxon settlers during the 5th century। तो 5th सेंचुरी में एंग्लो सैक्सन जो सेटल हुए थे, 3 ट्राइब्स थे। देखो, इसमें जूट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, सिर्फ एंगल्स और सैक्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जूट का ग्रुप छोटा था तो इनका इतना मेजर वर्क नहीं था। अब देखो, सबसे पहले हम ये बात करें कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई लिटरेचर हमें नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा वर्क्स नहीं मिले हैं, क्योंकि इसके कुछ रीज़न थे। क्योंकि ब्रिटेन उस टाइम इन्वेडर को फेस कर रहा था, फेसिंग इन्वेडर्स। बहुत सारे प्रहार करने वाले थे, इन्वेडर्स थे, कभी कोई आ जाता था, उनको फेस कर रहा था। दूसरी बात, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, अभी प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, तो वर्क सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में मिलता था, और वो भी कुछ मिलती थी, कुछ खो जाती थी, और कुछ आधी अधूरी मिलती थी। तो इसलिए इतना ज़्यादा लिटरेचर इस पीरियड में लिखा नहीं गया है। फिर भी हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 1-2 वर्क्स हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे बेवुल्फ हो गया, इनसे 1-2 क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए एंग्लो सैक्सन से स्टार्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ नॉर्मन पीरियड से, नॉर्मन कंक्वेस्ट के बाद ही स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। तो Anglo-Saxon poetry was brought to Great Britain by Anglo-Saxon settlers during the 5th century. Anglo-Saxon is the earliest historical form of English language spoken in England and Scotland in the Middle Ages. तो ये जो लोग आए थे, इनकी जो लैंग्वेज का इफ़ेक्ट, जर्मेनिक ट्राइब जो आई थी, इनकी लैंग्वेज का इफ़ेक्ट ब्रिटॉन्स पर पड़ा, तो इनकी लैंग्वेज ये बोलने लग गए धीरे धीरे। तो उस टाइम जो कुछ भी लिखा गया एंग्लो सैक्सन कहलाया। रिलीजियस एंड एपिक पोइट्री डोमिनेटेड द पीरियड। देखो, इस समय जो है एपिक पोइट्री और रिलीजियस पोइट्री, क्योंकि अभी भी सेंट ऑगस्टाइन ने क्या है, सेंट ऑगस्टाइन ने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया, और रिलीजियस पोइट्री लोग बिलीव करते थे क्रिश्चियन धर्म में, तो ऐसी पोइट्री लिखी गई, और दूसरी एपिक पोइट्री लिखी गई, ओके। द इंग्लिश पोएम विच मार्क द बिगनिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री इज हेमंस on the creation attributed to Saint Cadman, who lived between approximately 658 AD and 680 AD। देखो, इंग्लिश पोइम्स, जो इंग्लिश पोइम्स हैं जो एंग्लो सैक्सन पोइट्री के रूप में मेनली जानी जाती हैं, वो
एक भजन के रूप में, ठीक है। जो इंग्लिश पोएम्स कुछ मिली हैं वो भजन के रूप में मिली हैं, हेमन्स के रूप में मिली हैं, ठीक है। ऑन द क्रिएशन एट्रीब्यूटेड टू सेंट कैडमैन हु लिव्ड अप्रॉक्सीमेटली 658 AD एंड 688। द रेफरेंस ऑफ कैडमैन, देखो कैडमैन ने कुछ हेमन्स लिखे, ठीक है। हालांकि कब लिखे गए हैं इतना ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है, हमें इतना पता नहीं चला है क्योंकि अननोन है इनकी ऑथरशिप। ऑथर कैडमैन ने लिखे लेकिन टाइम एंड डेट अननोन है, ओके। और कुछ वर्क ऐसे हैं जिनकी ऑथरशिप भी अननोन है। द रेफरेंस ऑफ कैडमैन इज़ फाउंड इन द एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जो कैडमैन का रेफरेंस हमें मिलता है, कैडमैन के बारे में जानकारी मिलती है, तो किसका वर्क है? बेडे। बेडे का एक वर्क है एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इसमें हमें क्या है? रेफरेंस मिलता है कैडमैन का। कैडमैन इज़ द फर्स्ट पोएट whom we can give the definite name and date। देखो कैडमैन फर्स्ट पोएट हैं जिसको हम डेफिनेट नेम और डेट दे सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली, ठीक है, इस एज तक, इस टाइम तक ये रहा था। और कोई राइटर नहीं है जिसको हम डेफिनेट नेम और डेट, नेम तो है लेकिन डेट फिक्स नहीं कर सकते कि कब से कब तक लिखा है। ओके, क्लियर है? इट टेल्स अस हाउ कैडमैन, an illiterate herdsman, retired from the company one night in the shame because he could not comply with the demand of each guest to sing। अब क्या है कि एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल में बेडे ने कैडमैन का रेफरेंस दिया है और उसमें वेनरेबल बेडे जाना जाता है, उसमें ये मेंशन किया है कि किस तरीके से जो कैडमैन हुए हैं एक सेंट, ओके, और राइटर, क्योंकि उन्होंने पोइट्री वगैरह भी लिखी थी, सेंट और राइटर दोनों ही हैं। एक दिन वो शर्म के कारण उठ के चले गए, कहाँ से? काफ़ी सारे गेस्ट बैठे थे और हर किसी को कहा गया था कि कुछ ना कुछ गाओ, इनको कुछ आता नहीं था, इसलिए ये उठकर चले गए। देन इन अ ड्रीम अ स्ट्रेंजर अपीयर्ड कमांडिंग हिम टू सिंग बिगनिंग ऑफ द थिंग्स। तो अचानक उस रात को कैडमैन को एक सपना आया और सपने में उसको एक स्ट्रेंजर ने कहा कि बिगनिंग ऑफ द थिंग्स, चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में कुछ गाओ। एंड ही बिगन टू सिंग इन वर्सेस, तो वो वर्सेस में गाने लग गए, कविताओं के रूप में गाने लग गए। व्हेन कैडमैन अवोक ही रिलेटेड हिज ड्रीम टू फार्म बैलिफ, ये बैलिफ है, ठीक है, फार्म में करने को एक मैनेजर था, ठीक है, बैलिफ एक मैनेजर था, उस मैनेजर को अपनी कहानी बताई, अंडर होम ही वर्क, जिसके अंडर वो काम किया करता था। ही मोटिवेटेड हिम टू राइट पोइट्री, तो उस बैलिफ ने मोटिवेट किया कि अगर तुम्हें सपना दिखा है तो तुम पोइट्री लिखो। दस ही बिकम द ग्रेट क्रिश्चियन पोइट, इस तरीके से वो बहुत बड़े महान क्रिश्चियन पोइट बन गए कैडमैन। ओके, अब देखिए क्या हुआ आगे। द ग्रेटेस्ट वर्क एट्रीब्यूटेड टू कैडमैन इज़ पैराफ्रेज। मेन बात आपको ये याद रखनी है कि जो कैडमैन का ग्रेटेस्ट वर्क है वो है पैराफ्रेज। Okay. In the 17th century, this Anglo-Saxon paraphrase was discovered and attributed to Caedmon, and his name is still associated with it। देखो 17th century में इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट ये हमें मिला है, ठीक है। जो कैडमैन्स पैराफ्रेज है ये इंपॉर्टेंट वर्क है कैडमैन का, ओके। और 17th century में ये डिस्कवर हुआ और ये किसको, इसका श्रेय किसको दिया जाता है कि किसने लिखा है? कैडमैन ने लिखा है। दो इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट सर्टेन दैट द पैराफ्रेज इज़ द वर्क ऑफ मोर देन वन राइटर, लेकिन ये बात भी श्योर हो गई है, सर्टेन हो गई है कि ये जो पैराफ्रेज लिखा गया है ये एक से ज़्यादा राइटर का वर्क है, लेकिन फिर भी इसको लिखने का श्रेय किसको जाता है? कैडमैन को जाता है। तो हमें दो वर्क अब तक, दो वर्क के बारे में जानकारी मिली है। एक तो आपको ध्यान रखना है एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये किन्होंने लिखा था? वेनरेबल बेडे ने, ठीक है, बेड, ठीक है। और एक पैराफ्रेज किनका? कैडमैन को। तो दो राइटर और दो वर्क याद हुए अपने को। नेक्स्ट देखिए कैनवुल्फ। कैनवुल्फ इज अनदर एमिनेंट फिगर ऑफ क्रिश्चियन पोइट्री। कैनवुल्फ जो है क्रिश्चियन पोइट्री के बहुत ही जाने माने राइटर रहे हैं, ओके। द ओनली साइंड पोएम्स ऑफ कैनवुल्फ आर द क्रिस्ट, जुलियना, फेट्स ऑफ
एपोस्टल्स, एलियन। ये 4 वर्क्स याद रखने हैं। 4 वर्क साइन वर्क है, मतलब पता चलता है कि 100% उन्होंने लिखे हैं क्योंकि सिग्नेचर हैं इनके। साइन वर्क उसी को कहा जाता है। तो कैनवुल्फ के जो साइन पोएम्स हैं, 4 पोएम्स हैं, द क्रिस्ट, जूलियना, फेट्स ऑफ एपोस्टल एंड एलियन। तो ये 4 वर्क्स आपको याद रखने हैं। ये चारों के चारों वर्क आपको याद रखने हैं, ठीक है। द अनसाइन, अनसीन नहीं है, अनसाइन, द अनसाइन poems attributed to him are the Phoenix, the Dream of the Road, the Descent into Hell, Euthalidt एंड वंडर। ये अनसाइन पोएम है। हालांकि एट्रीब्यूटेड किसको है, कैनवुल्फ को ही है। मतलब इसमें कोई ऐसा साइन वगैरह नहीं है, कोई ऐसी निशानी नहीं दी गई है जिससे पता चल सके कि उनकी हैं, लेकिन किसको एट्रीब्यूट है, इन्हीं को ही एट्रीब्यूटेड है। तो आपको याद रखना है कि कैनवुल्फ के 4 वर्क तो हैं जो साइन हैं, ये वाली पोएम्स अनसाइन है। ओके, क्लियर है। अब देखिए हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिस वर्क की बात कर रहे हैं, आवर फर्स्ट पोइट्री कैनवुल्फ। ओके, आवर फर्स्ट पोइट्री बेओवुल्फ, कैनवुल्फ नहीं, बेओवुल्फ। देखो जो रिटन रिकॉर्ड है, फर्स्ट टाइम कंप्लीट रिटन रिकॉर्ड है, वो बेओवुल्फ का मिला है, इसलिए इसको आवर फर्स्ट पोइट्री जाना जाता है। बेओवुल्फ इज एन ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम इन द ट्रेडिशन ऑफ जर्मैनिक हीरोइक लेजेंड। तो ये एक हीरोइक लेजेंड है, जैसे जर्मन वाले आए थे, जर्मैनिक ट्राइब आए थे, तो वो हीरोइक लेजेंड लिखने लग गए थे। तो ये जो पोएम है एक एपिक के रूप में है और हीरोइक लेजेंड है, याद रख लेना, हीरोइक लेजेंड है। अब देखिए, कंसिस्टिंग ऑफ 3182 लाइन, ठीक है, अलिट्रेटिव लाइन, अलिट्रेशन के रूप में लिखी गई हैं ये लाइंस, बहुत सारे अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। तो 3182 लाइंस की ये पोएम है, वर्ड्स है। ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफन ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है और बहुत ज़्यादा इसको ट्रांसलेट किया गया है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये है बेओवुल्फ। ओके, द डेट ऑफ कंपोजिशन इज़ अ मैटर ऑफ कंटेंशन अमंग द स्कॉलर्स। मतलब मतभेद है बहुत सारे स्कॉलर्स में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। तो इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है किसी को कि ये कब लिखा गया है, लेकिन एक आइडिया है। द ओनली सर्टन डेटिंग फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट विच वॉज प्रोड्यूस बिटवीन 975 to 1025। तो एक अनसर्टन सी डेट बताई गई है कि निश्चित नहीं है, फिर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक माना जाता है, 975 से लेकर, ठीक है, 1025 तक माना जाता है। अब ये हमारी जो फर्स्ट पोइट्री है, इसलिए क्या है, हमें इसकी स्टोरी थोड़ी समझनी होगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बेओवुल्फ जो है उसकी स्टोरी क्या है। तो करते हैं बेओवुल्फ की स्टोरी। द स्टोरी ऑफ बेओवुल्फ बिगन्स विद द किंग हरोथगार, द किंग ऑफ स्पीयर डांस। ये जो बेओवुल्फ की स्टोरी है, राजा हरोथगार नाम का एक राजा था, स्पीयर डांस नाम के साथ। तो स्पीयर डांस का राजा था किंग हरोथगार, वहाँ से शुरू होती है। किंग हरोथगार मेड अ स्प्लेंडेड बिग हॉल इन द वर्ल्ड कॉल्ड ह्योरॉट। तो एक स्प्लेंडेड हॉल बनाया है, ठीक है, स्प्लेंडेड हॉल इन द वर्ल्ड, ए बिग स्प्लेंडेड हॉल इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे शानदार एक हॉल बनाया, बहुत बड़ा कह सकते हैं, कमरा बनाया। किंग एंड हिज थैंक्स गैदर्ड हियर फॉर नाइटली फीस्ट। तो रात को जो दावतें वगैरह होती तो इस हॉल में किया करते थे। राजा और उसके जितने भी थैंक्स होते थे, वो सारी दावतें कहाँ करते थे, यहीं इस हॉल में करते थे। वन नाइट ए फ्राइटफुल मॉन्स्टर ग्रैंडल केम देयर एंड किल्ड मैनी नाइट्स। एक दिन वहाँ एक दैत्य आ गया, एक मॉन्स्टर आ गया, ठीक है। तो उस दैत्य ने आकर बहुत सारे नाइट्स को मार दिया, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली था। द नाइट ऑफ स्पीयर डांस ट्राइड देयर बेस्ट टू किल दिस मॉन्स्टर बट दे कुड नॉट डू सो बिकॉज नो वेपन कुड हार्म द मॉन्स्टर। तो वहाँ के जो नाइट्स थे, जितने भी नाइट्स थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि उस ग्रैंडल को मार दिया जाए,
उस दैत्य को मार दिया जाए, लेकिन वो मार नहीं सके। क्योंकि हुआ क्या, क्योंकि कोई भी हथियार उस पर काम नहीं कर रहा था, उसको हार्म नहीं कर रहा था, नुकसान नहीं कर रहा था। द र्यूमर ऑफ ग्रैंडल रीच द किंग ऑफ गेट्स। तो ये जो बात है कि एक दैत्य है जो तंग करता है, जो नाइट्स को मार देता है, तो ये खबर किसके पास पहुंची? द किंग ऑफ गेट्स। अ यंग हीरो नेम्ड बेवुल्फ, यहाँ रहता था बेवुल्फ किंग ऑफ गेट्स के पास, लिव देयर विद हिज अंकल। तो इसका कज़न था किंग ऑफ, सॉरी कज़न नहीं था, इसका नेफ्यू था, ठीक है, कज़न नहीं था, नेफ्यू था, किंग ऑफ गेट्स का नेफ्यू था। तो यहाँ रहता था बेवुल्फ, लिव देयर विद हिज अंकल। ही डिसाइडेड टू फाइट विद द मॉन्स्टर बिकॉज द किंग ऑफ स्पीयर डांस वाज हिज फादर्स फ्रेंड। तो उसने इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया क्योंकि स्पीयर डांस का जो राजा था ये बेवुल्फ के फादर का फ्रेंड था। बेवुल्फ विद हिज 14 कंपेनियन क्रॉस द सी। तो अब बेवुल्फ क्या है, अपने कंपेनियन के साथ समुद्र पार करके आ गया। ही रीच्ड द हॉल हेरोट where the Grendel used to come and waited for the monster। तो वहाँ पर वो मॉन्स्टर का इंतज़ार करने लग गया। अब देखो एक बात तो याद रखनी है आपको कि उस महल का नाम क्या था? हेरोट था। एक महल का नाम याद रख लेना इसमें, हेरोट महल का नाम था। और उस राक्षस का नाम क्या था? ग्रैंडेल था, उस दैत्य का नाम, ठीक है। और राजा का नाम, कहाँ का राजा था? स्पीयर डांस का राजा था। राजा का नाम हरोथगार याद रख लेना। ये कुछ बातें याद रख लेना बस, ओके। तो क्या हुआ, वो उसका वेट करने लग गया। एज यूजुअल मॉन्स्टर केम एट नाइट। रात होते ही मॉन्स्टर आ गया। बेवुल्फ फॉट ब्रेवली विद द मॉन्स्टर एंड किल्ड हिम। बेवुल्फ उससे लड़ा और उसको मार दिया। एट मिडनाइट ग्रैंडल्स मदर, ए सी मॉन्स्टर, came there to avenge upon Grendel's death. Beowulf killed her also। अब रात के समय क्या हुआ? रात के समय वो आया, ग्रैंडल आया और उसके साथ फाइट हुई बेवुल्फ की। तो बेवुल्फ जो है इसका हीरो है। देखो इसका राइटर का नाम हमें नहीं पता है, ठीक है, और इस वर्क का सही नाम भी हमें नहीं पता है, लेकिन इसका जो मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो कौन है? बेवुल्फ है, इसलिए इसको बेवुल्फ के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो बेवुल्फ ने पहले तो किसको मारा? पहले मॉन्स्टर को मारा। रात को उसकी माँ अवेंज करने के लिए, बदला लेने के लिए आई, तो उसने, बेवुल्फ ने उसको भी मार दिया। अब देखिए, देयर वाज अ ग्रेट फीस्ट आफ्टर दिस विक्ट्री। तो इस विक्ट्री के बाद क्या हुआ? बहुत बड़ी दावत हुई, बहुत बड़ा भोज हुआ वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने दैत्य को मार दिया था और सभी प्रेज कर रहे थे बेवुल्फ की। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम देयर इज एन अनदर फाइट। उसके बाद कुछ समय अच्छे से बीतता गया, लगभग 50 ईयर्स का हो गया। तो इस पोएम के लास्ट पार्ट में एक और फाइट होती है। बेवुल्फ इज नाउ 50 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। बेवुल्फ अब 50 साल का हो जाता है, ठीक है, 50 साल का हो जाता है। एंड ही इज़ लव्ड बाय हिज पीपल, और सारे लोग, उसके जो लोग हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं। अ फायर ड्रैगन वांटेड टू गेट ट्रेजर हिडन इन द माउंटेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो किंग ऑफ गेट्स था, तो वहाँ उसके साम्राज्य में क्या, पहाड़ों में एक ट्रेजर छिपा हुआ था, खजाना छिपा हुआ था, और एक ड्रैगन काफ़ी लंबे समय पर उस पर नज़र रखे हुए था। वन डे बेवुल्फ केम टू नो अबाउट इट, सो ही किल्ड द ड्रैगन एंड गॉट वाउंडेड ड्यूरिंग दिस फाइट। तो एक दिन बेवुल्फ को पता चल गया कि ड्रैगन क्या है, उस खजाने को ले जाना चाहता है, तो उसने अटैक कर दिया। दोनों ने फाइट की। इस फाइट में उसने ड्रैगन को तो मार दिया, लेकिन खुद भी जख्मी हो गया, ओके। बेवुल्फ वाज हेल्प बाय हिज फ्रेंड विगलाफ। तो बेवुल्फ की हेल्प किसने की? उसके फ्रेंड विगलाफ ने की। एट हिज लास्ट मोमेंट ही सेंट विगलाफ टू गेट द ट्रेजर, बट विगलाफ वरीड अबाउट हिज चीफ। उसने लास्ट मोमेंट में कहा कि मैं अब ठीक नहीं होऊंगा, मेरी तो मृत्यु निश्चित है, तुम जाकर उस खजाने को ले लो और साम्राज्य के काम आ जाएगा, ठीक है, सब में बांट देना। लेकिन उसने कहा कि मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी चिंता है।
ही गॉट द ट्रेजर एंड थ्रू ऑल द ऑर्नामेंट एट हिज हीरोज फीट। वो गया और खजाना लेकर आया और खजाना लाकर सारा अपने जो हीरो था बेवुल्फ के पैरों में फेंक दिया। एट लास्ट बेवुल्फ एंड हिज पीपल, बेवुल्फ डाइड, एट लास्ट बेवुल्फ डाइड एंड हिज पीपल बरीड हिम। और अंत में बेवुल्फ मर गया और उसके लोगों ने उसको क्या किया, दफन कर दिया। तो ये थी कहानी बेवुल्फ की। तो इसमें कुछ वर्क्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइट्री के जो पोइट्री क्रिएशंस नहीं थे, उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया है। लेकिन कुछ पोएम्स जिनका हम डिस्कस करते हैं और मिले हैं, एक है विडसीथ, ड्योर्स लेमन और सीफायर। अब देखिए ये 3 वर्क हैं जिनका ऑथरशिप अननोन है, अनसर्टेन है, पता नहीं है किन राइटर्स ने लिखी हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है, ओल्ड इंग्लिश की कुछ पॉइंट्स हैं। विड, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विड से, ठीक है। ये जो है ओल्डेस्ट पोएम इन आवर लैंग्वेज, ओल्डेस्ट पोएम है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, ओल्डेस्ट पोएम है कि ये बेवुल्फ से भी पहले लिखी गई है विडसीथ, ठीक है। एक बात तो ये याद रख लेना, इसका ऑथरशिप क्या है, अननोन है, इनकी ऑथरशिप अननोन है, पता नहीं है कि ये किसने लिखी है, अननोन ऑथरशिप है। उसके बाद इसमें क्या बताया गया है, वॉन्डरर लाइफ के बारे में बताया गया है। वॉन्डरर लाइफ ऑफ ग्लीमैन, एक कैरेक्टर है ग्लीमैन, उसके वॉन्डरर लाइफ के वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक भटकता रहा, तो इसके बारे में बताया गया। तो अपने को ज़्यादा डिटेल में इसकी स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेवुल्फ की पढ़ने की ज़रूरत थी, वो मैंने आपको यहाँ लिख के समझा दी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जो वर्क इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द नेट पॉइंट ऑफ व्यू और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसकी स्टोरी, उसमें क्या लिखा है, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन जिनके सिर्फ अपने को नाम पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए किस बारे में है, वो सिर्फ ऐसे ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ड्योर्स लेमेंट, ओके। ड्योर्स लेमेंट ये भी क्या है, ये अनदर पिक्चर है ऐसे ही एक वॉन्डर की, सैक्सन स्कॉप की, ठीक है। अनदर पिक्चर ऑफ सैक्सन स्कॉप, ठीक है, हु वाज नॉट ग्लैड इन वॉन्डरिंग, मतलब सेम सी स्टोरी है, ठीक है। वो ग्लीमैन की थी, ये सैक्सन स्कॉप की है। तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह तक भटक रहा था। तो विडसीथ और ड्योर्स लेमेंट ये दोनों ही वॉन्डर की स्टोरी हैं। हालांकि जो ड्योर्स लेमेंट है, ड्योर्स ये ज़्यादा पोएटिक है, ठीक है। ड्योर इज़ मोर पोएटिक देन विडसीथ, ये ज़्यादा पोएटिक है विडसीथ से, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए सीफायर, ठीक है। सीफेरर जो स्टोरी है ये 2 पार्ट में है, ऐसा माना जाता है, प्रोबेबली इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट शो द हार्डशिप ऑफ सी लाइफ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो इसका शो द हार्डशिप्स ऑफ सी लाइफ, कि समुद्री जीवन जो है उसमें कितनी मुश्किलें, जो लोग समुद्र में रहते हैं, ठीक है, सीफेरर्स हैं, उनका जीवन कितना मुश्किल भरा है। इसके अलावा जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है एक एलिगोरी के रूप में है, एलिगोरी के रूप में है, ठीक है, एल्गोरिकल, ठीक है। इसमें क्या बताया है कि जो सीमैन की ट्रबल्स है ना, ठीक है, उनके माध्यम से किन की ट्रबल्स बताई गई है, ह्यूमन लाइफ की ट्रबल बताई गई है, ठीक है। जो सीमैन की ट्रबल्स है ना, समुद्र में रहने वाले लोगों की ट्रबल है, उसके माध्यम से किसकी बताई गई है, कॉमन लाइफ की जो ट्रबल, ठीक है, ओके। ह्यूमन ट्रबल्स को बताया गया उसके माध्यम से, क्लियर है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के। सिर्फ पोइट्री डिस्कस की है, ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें अल्फ्रेड ऑफ विसेक्स वगैरह डिस्कस करने वाले रह गए हैं, तो वो ट्रांसलेटर थे ड्रामा में, इन चीज़ों में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री डिस्कस किया है, और मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ
जो है वो ही डिस्कस करना है, पोइट्री है तो पोइट्री ही डिस्कस करेंगे, एल्फ्रेड ऑफ विज़ेक्स ये सारी चीज़ें अपने बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।